जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर साइंस का, साइंस में कौन सा, फिजिक्स का। साइंस में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो साइंस में हम फिजिक्स का तीसरा अध्याय, जिसका नाम क्या है चैप्टर का, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, ये आपका चैप्टर हुआ। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लड़ेंगे और आउटर भी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को अगर इतना देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं एक और बात बता दूं, अगर इसका पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि मुझे सर कमेंट चाहिए, मुझे भाई पीडीएफ चाहिए, मुझे भैया पीडीएफ चाहिए, मुझे सर पीडीएफ चाहिए। उसका नीचे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आपको वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूं। हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ, जो जो चीज पढ़ाया करूंगा उसका पीडीएफ आपको वहां पर मिलता रहेगा, ठीक है। और आपकी तैयारी बेहतरीन चलती रहेगी। आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का रोल निभाता है, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें 5 नंबर के भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा इसमें भी रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और वो भी इजी रहते हैं, लेकिन हमें हार्ड लगता है, ठीक है। तो ये अगर इतना देख लेते हैं तो समझिए 70 से 80% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। इससे अगर इतना भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो सोचिए आपका कभी नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। तो इतना आपका आसानी से समझिए कि बिंदास बेफिक्र रहिए, कितना आपके लिए काफी है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर चलिए, क्वेश्चन है कि आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो। आंख के गोले के सामने के बीच वाली पारदर्शी परत को क्या कहते हैं? तो कार्निया कहते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ये जो होता है ना गोले का, गोले के सामने जो बीच की पारदर्शी परत होती है, ये जो यहाँ पर होता है, ये काला वो होता है कार्निया। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? मानव नेत्र के पुतली, जो ये पुतली है ना, ये जो आंख जो हम फरफरा रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये जो हम लोग का आंख फरफरा रहा है, ये जो सिलसिली मांसपेशी है, बोले पुतली का आकार को नियंत्रित कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी। ये कौन करती है? इसे सिलियरी मांसपेशी इसे नियंत्रित करती है, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब देखा जाए ना तो वो कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूरिया निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। नेत्र के इस गुण को क्या कहते हैं? आंख अपने लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बदल करके दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ये क्या होता है? ये समंजन क्षमता के कारण होता है। दूर या नजदीक एकदम साफ साफ देखिए, समंजन क्षमता होता है। देखिएगा आप कभी एंग करके आके देखते हैं, हींग करके देखते हैं, तो ये सब समंजन क्षमता में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया कि मानव की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? आपके आंखों के अंदर वो कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा आपका आंखों में उत्तल लेंस होता है, जो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आप किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, उल्टा देख रहे हैं, अभी आप इसको देख रहे हैं ना, ये उल्टा आपको आंखों में बन रहा है प्रतिबिंब इसका, लेकिन वो रेटिना उसको सीधा करके आपको दिखाता है, ठीक है। आपका मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है, ठीक है। लेंस मतलब उत्तल लेंस तो उल्टा ना बनाता है प्रतिबिंब। उल्टा मान लीजिए पेन ऐसा दिख रहा है ना आपको, अभी आपको ऐसे ही दिख रहा है ना, लेकिन आपका आपका जो जैसे कि ये आपके लेंस के अंदर यानी आंखों के लेंस में ये ऐसे बनाया होगा प्रतिबिंब, ठीक है। अभी आपको ऐसे ये दिख रहा था कि सर ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन आपके आंखों के प्रतिबिंब में आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको रियल में समझ लीजिएगा उल्टा दिखता है, जिसे आप रेटिना वाला उससे सीधा करके हमें आंखों को दिखाता है। आंख के रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। देख लीजिए, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं ना तो हमारा आंख उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज, फोटो। जैसे कि मान लीजिए हम रास्ता चलते किसी आदमी को देख लिए, तो हमारा आंख मालूम है क्या बनाएगा? उसका चित्र कैसे बनाएगा? उसका पैर दिखाएगा ऊपर, मुंह हाथ गोड़ दिखाएगा नीचे। तो आंख का रेटिना जो है, मस्तिष्क जो है, उसको ठीक करके हमको सीधा कर देता है। यानी अब हम जब देखेंगे ना तो हमको सीधा नजर आएगा व्यक्ति, लेकिन हमारा आंख जो रेटिना है उसको उल्टा करके दिखाता है। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु है, हमारे आंख उल्टा करके हमें दिखाता है, लेकिन वो मस्तिष्क जो है और जो अंदर के रेटिना है वो उसको सीधा
कर देते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन के सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अगर जिनका कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी तरह की बीमारी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, उनके आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, साफ साफ देखने की दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को एकदम साफ सुथरा देख लेते तो समझिए उनकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर बोला जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और दूरतम दूरी कितना होती है, अनंत होती है। दूर की दूरी कितनी होती है, अनंत तक होती है। ठीक है, 9 नंबर कहा गया कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली की साइज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका। कौन करती है, परितारिका करता है। ठीक है, परितारिका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष में आंख कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष उन व्यक्तियों को हो जाता है जिनके आंखों में कोई ना कोई परेशानी हो जाए, या तो कभी उनको चोट लग जाए। ठीक है, सब कुछ हो रहा है, आंखों में चोट लग सकती है, या धूलकण से हो सकता है, या ऐसे नेचुरल हो सकता है, या पिताजी को अगर है तो उसके बच्चे को अनुवांशिक गुण के हिसाब से हो सकता है, किसी भी तरह से नेचुरल किसी भी तरह से हो जाता है। यानी उसमें क्या होता है, उसको निकट का मतलब उसको निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब, दृष्टि मतलब होता है देख आंख, तो उसमें देखिए निकट की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। तो उस तरह की बीमारी जिनको होता है उसे उसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। कहाँ की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, दूर की। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, क्लियर रखिएगा। ठीक है, और ये बीमारी कई भी कारण से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे देख लीजिए, मुझे प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई है जिसमें क्या हुआ, मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, और मेरे ऐसे जब मैं 9th-10th में पढ़ रहा था तो मुझे हल्का सा आंख में प्रॉब्लम हुआ था, आंखों से पानी गिरता था। ठीक है, तो मुझे डॉक्टर के पास मैंने दिखाया था, तो ठीक है, तो हल्का फुल्का था, तो मेरा ऑलरेडी ठीक हो गया था। लेकिन मैं एक बार दिल्ली गया था। ठीक है, और दिल्ली में जाते वक्त रास्ते में क्या होता है, ट्रेन का सफर करते वक्त ऐसी कुछ घटना हुई थी, नहीं होता ट्रेन के जो डिग्गा, वो क्या होता है, गाड़ी वगैरह का कुछ होता है, तो मैं उसमें से बाहर देखने के लिए गया था। ठीक है, तो जब मैं बाहर देखने गया तो पता नहीं मेरी आंखों में आकर क्या गिरा, मुझे खुद नहीं पता, बहुत जलन हो रहा था। ठीक है, और उस दिन के बाद से कभी कभी ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी दूर की वस्तु है ना धुंधली सी हो जाती है, या कभी कभी पढ़ते वक्त कभी धुंधलापन आ जाता है मेरी आंखों में, इसलिए मुझे ये चश्मा लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ये कारण है मेरा। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से मेरा नहीं हुआ है, या कोई ऐसा वगैरह नहीं है, मुझे चोट लगी थी कहा जाए तो। ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, इसलिए मुझे आई कांटेक्ट लगाना पड़ता है। काफी लोग इसको लगाते हैं जिसको ये कहा जाता है। ठीक है, जिससे मैं क्या, और धूल कण वगैरह किसी से भी अगर टच में आते हैं तो उससे आपकी आंखों में इफेक्ट पड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। या कभी आप पढ़ते वक्त रहेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, ये मेरे साथ काफी ज्यादा होता है, और ये मुझे लग रहा है कि वो जो चोट लगी थी उसके कारण हुआ था। हालांकि मैं इसका बहुत अच्छे डॉक्टर से इसका परामर्श भी ले लूंगा। हालांकि अभी बहुत दिन हो गए, थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, नेचुरली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। आगे चलते हैं, 11 नंबर बोला कि दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। याद रखिए, दूर दृष्टि में हम कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तो याद रखिएगा नजदीक की वस्तुओं को। हम नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं क्या हो जाती है, साफ साफ आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो अवतल लेंस से किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहाँ पर जो आई लगाया है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा लेंस लगाया गया, अवतल लेंस का प्रयोग किया है, क्योंकि मैंने बताया दिया कि मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, ब्लरिंग हो जाता है। ठीक है, उसके लिए मैंने अवतल लेंस का प्रयोग किया है। ठीक है, 13 नंबर बोला जाए कि दूर दृष्टि का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसमें नजदीक की वस्तु क्या हो जाती है, साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ये उनको हो जाता है जिनको नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी, उन्हें कहेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहा गया, ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है। जरा दृष्टि दोष का उपयोग हम किस लेंस के लिए करते हैं, तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है, समझ लीजिएगा, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है कि ना आपको नजदीक का दिखेगा ना आपको दूर का दिखेगा। और ये ज्यादातर बीमारी किन लोगों को हो जाती है, बूढ़े बुजुर्ग इंसानों को हो जाती है। ये बीमारी किन को हो जाती है, बुजुर्ग को बीमारी हो जाती है। और एक और बात बता दूं, जो आपकी ये बीमारी होती है
लेकिन क्या नाम है उसका, निकट दृष्टि दोष, मायोफिया जिसका दूसरा नाम होता है मायोफिया, और ये बीमारी के कारण मोतियाबिंद का भी कारण होता है। जिनको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है उनको भी ये बीमारी लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है, तो घट जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना घट जाती है, इसलिए दूर की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, धुंधलापन नजर आने लगता है। ठीक है, या आंखों में दर्द होने लगेगा। जब आप दूर की वस्तु देखना शुरू करेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा, या आपको चुभेगा, सर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा। ऐसा मेरे साथ होता रहता है कभी कभी। ठीक है, मैं बहुत जल्द इस पर परामर्श दूंगा। आप भी कभी अगर इस तरह का लापरवाही हो रहा है तो लापरवाह ना करें, जाकर के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत जल्द इस पर परामर्श लूंगा। ठीक है, मुझे हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जिससे मेरे आंख इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा कभी भी हो तो आप जाकर जरूर डॉक्टर से दिखाएं। 16 नंबर बोला कि जरा दृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष है वो किस कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा नेत्र की समंजन क्षमता घटने के कारण। नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो घट जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाती है। 17 नंबर बोला जा रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष में जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगा तो आपको नजदीक का नहीं दिखेगा। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ेगा तो नजदीक का नहीं दिखेगा, फोकस दूरी घट जाएगा तो आपको दूर का नहीं दिखेगा, बस इतना दिखेगा। फोकस दूरी अगर बढ़ गया तो आपको नजदीक का नहीं दिखने वाला, आप फोकस दूरी घट गया तो आपको दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 18 नंबर, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। अवतल लेंस का प्रयोग करके आप निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, यानी दूर की वस्तु को दिखने में आसानी मदद मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 19 नंबर कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। उत्तल लेंस का प्रयोग तब करेंगे जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जब हमारी आंखों को दूर की वस्तु, सॉरी गलती हो गया, जब हमारी आंखों को नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी तब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी तब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नजदीक नहीं दिखेगा तो उत्तल लेंस, दूर का नहीं दिखेगा तो अवतल लेंस। ठीक है, और जब दोनों नहीं दिखता है तो उसको बायोफोकल लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसमें उत्तल अवतल दोनों मिल जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया 20 नंबर के, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। रंग क्या होते हैं, जो 7 रंग का, जो देखिए सूर्य में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। प्रिज्म जो होता है इस तरह का, इससे जब ये से गुजरता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। आपको पता है बिग्योर, बेंजामिन पिनाहा, इसमें 7 तरह के रंग हो जाते हैं, अलग अलग रंग हो जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या करता है, रंगों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण। अभी बताया ना कि प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग प्राप्त होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण, जो सूर्य से प्रकाश आती है उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला 22 नंबर, ऐसा क्यों एहसास होता है, तो देखिए जब आप कभी भी बुलबुला बनाइएगा, देखिए आसानी से, कभी आप शैम्पू ले लीजिए उसमें बुलबुला बनाइए, जब आसमान में उड़ेगा ना बुलबुला, तो देखिए जब उसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसमें अलग अलग तरह के रंग दिखेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के उसमें रंग दिखाई देने लगेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है कि उसमें 7 प्रकार के रंग होते हैं। ठीक है, या इंद्रधनुष का बनना भी समझ सकते हैं। 22 नंबर, प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण क्या है, तो याद रखिए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश में प्रिज्म वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, 23 नंबर कहा गया कि प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता, तो याद रखिएगा लाल रंग। लाल रंग प्रिज्म से ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता है, इसलिए देखिए सिग्नल वगैरह पर समझिए ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता है। ठीक है, 24 नंबर का प्रिज्म में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है। किसका रंग होता है, बैगनी रंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका, स्पेक्ट्रम को कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं हम लोग, वर्णपट। वर्णपट का मतलब होता है जिस पर देखिए, मान लीजिए प्रिज्म हो गया, ये आपका प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से रंग गुजारे और यहाँ पर 7 रंग जो जिस पर्दे पर प्राप्त होता है, ये जिस पर्दे पर, मान लीजिए कोई ना कोई पर्दा होगा जिस प्राप्त होगा, उस पर्दे को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का प्राप्त होता है, प्रिज्म से हम स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो याद रखिए बैगनी रंग का सबसे ज्यादा झुकाव होता है। किस सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कौन करता है, मुड़ता कौन है, तो बैगनी रंग। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का होता है।
सबसे दूर तक चला जाता है आसानी से। इसलिए हमें देखिएगा सिग्नल वगैरह या किसी भी जगह पर जब हमको खतरा का निशान नहीं हो तो वहां पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सोचते हैं कि पीला रंग, हरा रंग, नीला, गुलाबी क्यों नहीं यूज करते, क्यों लाल रंग करते हैं? क्योंकि लाल रंग क्या होता है कि लाल रंग को जैसे मारिएगा फोकस तो ज्यादा फैलता नहीं है, पूरा पतला होकर दूर तक चला जाता है, ठीक है, बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर है कि लघु तरंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है। कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बड़े तरंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है? बड़े तरंग का प्रकाश का कैसा होता है? देखिए, अच्छा, लघु तरंग का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक, और बड़े तरंग का प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम, ठीक है। प्रकीर्णन मतलब समझिएगा, लघु तरंग मतलब देखिए जो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा नहीं रहेगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा नहीं रहेगा वो जल्दी फैल जाएगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। मतलब जैसे कोई रंग हो गया, लाल रंग, पीला रंग हो गया, तो उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा नहीं ना, तो पूरा यही जब फैल जाएगा, दूर तक जाइए नहीं कर पाएगा, आप दूर से उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो क्या, उसका प्रकीर्णन का मतलब, प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, छितरा जाना, फैल जाना, चारों तरफ नहीं फैलता है। इसलिए देखिए दूर से लाल रंग ज्यादातर, हर जगह ज्यादातर संकेत में लाल रंग का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग के दूर को ही हम दूर से ही लाल रंग को देख सकते हैं आसानी से। अगर वही दूसरा रंग का यूज करते तो हम जल्दी से नहीं देख पाएंगे। लाल रंग खतरा का निशानी के लिए इसलिए यूज किया जाता है। देखिए कहीं पर भी देखिए बोर्ड पर कहीं लगता है तो लाल रंग का ही निशान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग जल्दी नजर आता है, दूर से नजर आ जाता है। वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से अलग अलग दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से, मान लीजिए प्रकाश है और प्रकाश आ रहा है तो ये इसमें क्या है? वातावरण में धूल कण है, इसमें क्या है? धूल कण, जिनसे टकराने के बाद क्या होता है? प्रकाश छितरा जाता है। देखिएगा सुबह सुबह जब खिड़की खोलिएगा तो या कपड़ा उपड़ा जो भी उसको झाड़िएगा तो देखिए उसमें एक प्रकाश किरण आते हैं, उसमें धूल कण ऐसे नाचते हुए नजर आएंगे, तो वही प्रकाश के कारण छितरा जाना समझिए हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? तो याद रखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश जो नीला रंग है, जो कि आपको पता है पानी का रंग दिखाई देता है, पानी का रंग आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आपको लगता है, तो वो क्या होता है? नीला रंग क्या होता है? पूरा फैल जाता है, इससे पूरे आकाश में हमको नीला नीला दिखाई देता है। क्योंकि वो लाल रंग तो नहीं है ना कि जो नजदीक आ सके, वो फैल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष का बनना किसका कारण है? देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। जब प्रकाश छितराते हैं ना तभी जाके इंद्रधनुष भी बनता है। 33 नंबर का कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा रंग दिखता है? काला, काला रंग का अंतरिक्ष होता है। 34 नंबर उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का लाल दिखना किसके कारण है? ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब आप सुबह उठेंगे तब वो लाल रंग का दिखता है, डूबता है तब वो लाल रंग का दिखता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है। ज्यादा समय नहीं जान करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला है 36 नंबर, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जो तारे टिम 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 आते हैं ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। कोलाइडली कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। 38 नंबर क्या है कि निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। अगला है कांच के प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? याद रखिएगा 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उससे हम लोग कहते हैं विचलन कोण। उससे हम लोग क्या कहते हैं? और विचलन कोण कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। 41 नंबर, विक्षेपण के बाद रंगों का एक बैंड प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैंने बताया नहीं था, पर्दा पर जिस पर्दा पर रंग प्राप्त होता है साथ, तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इतना था आपका 41 प्रश्न। आपका 1 से 41 प्रश्न था जो आपका ऑब्जेक्टिव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।